प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पोएम डस्ट ऑफ स्नो और इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं और इन्हें पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो दो लेवल में पढ़ी जाती हैं, एक तो जो इनका लिटरल लेवल पे और दूसरी सिंबॉलिक लेवल पे। तो आज की जो हमारी कविता है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपकी 10वीं की कक्षा में है और इस कविता को पढ़ें उससे पहले थोड़े से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या वर्ड मीनिंग हमारे सामने जो आएंगे। एक तो आएगा आपका हेमलॉक। हेमलॉक इज ए पॉइजनियस ट्री, एक जहरीला पेड़ होता है और उसका नाम होता है हेमलॉक। हमारे यहाँ पे मोस्टली धतूरा भी बोल देते हैं उसको। दूसरा जो वर्ड है वो है रूड, RUED। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप में होना। और डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के बर्फ के छोटे छोटे कण। तो ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो, इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताया है किस तरह से एक साधारण सा इंसिडेंट, एक साधारण सी घटना किस तरह से आदमी के जीवन को बदल सकती है, आदमी के मूड को बदल सकती है। कवि बताता है कवि बहुत ही उदास मूड में था, तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, स्नो जमी हुई थी और उसी टहनी पर एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने क्या किया, उस टहनी को हिलाया। उस टहनी के हिलाने से जो डस्ट ऑफ स्नो थी, जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, जो स्नो थी, वो पोएट के ऊपर आके गिर जाती है और उससे उसका पूरा का पूरा जो मूड है वो चेंज हो जाता है। अर्थात पहले वो उदास मूड में था और उसका मूड चेंज होते हुए क्या होता है, वो खुशी का मूड में आ जाता है और उसका जो दिन अब तक जो खराब गया था वो दिन खराब होने से बच जाता है। सिंपल लेवल पे तो कविता हमारी ये है, ठीक है, कि एक हेमलॉक ट्री पे कौवा बैठा हुआ था, उसके ऊपर हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, मतलब डस्ट ऑफ स्नो जमी हुई थी और कवि उस पेड़ के नीचे था, हेमलॉक पेड़ के नीचे, हेमलॉक के ट्री के नीचे था। कौवे ने पेड़ को हिलाया, टहनी को हिलाया, जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो कवि के ऊपर आके गिर गई और कवि का जो मूड वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका दुख का जो मूड है वो खुशी में बदल जाता है। सिंपल लेवल पे कविता है ये। अब इस कविता में कवि ने क्या किया, सिंबल का प्रयोग किया है, प्रतीकों का प्रयोग किया है। यहाँ पे क्रो और हेमलॉक जो है ये सोरो का प्रतीक है, दुखों का प्रतीक है, और स्नो डेथ का। स्नो किसका प्रतीक है, डेथ का प्रतीक है। कि आप इसको इस लेवल मान के चलिए, कौवा और हेमलॉक क्या है, दुख है, और स्नो क्या है, डेथ है। कि कवि के अंदर क्या हो गया था, उसके हार्ट में दुख जम गया, जैसे बर्फ जमी थी पेड़ के ऊपर, उस तरह से क्या था, दुख उसके ऊपर जमे हुए थे और वो बहुत ही उदास मूड में था। और जैसे जिस तरह से कवि ने इसको हिलाया, हेमलॉक ट्री को हिलाया और वो बर्फ उसके ऊपर, स्नो उसके ऊपर गिरी, उसका मूड चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्फ अर्थात जो दुख उसके सीने में जमे हुए थे वो दुख सारे हट गए और कवि क्या हो गया, दोबारा से खुश हो गया। दूसरे लेवल कविता ये है। अब हम इस कविता को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way, जिस तरह से, एक crow shook down on me, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी, स्नो के कण मेरे ऊपर गिरा दिए, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। चार लाइन क्या बनेगी कि जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ पर से मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिराई, जो बर्फ के कण गिराए, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे जो मेरा मूड था वो चेंज हो गया। इट मीन्स कि कभी पहले क्या था, सैड मूड में था, उदास था, डिप्रेस्ड था,
और वो क्या हो गया, उसकी सारी उदासी डिप्रेशन खत्म हो गया और उसका मूड चेंज हो गया, सुख दुख से वो सुख की ओर आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड टूड, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड टूड, और जो दिन मेरा खराब हो गया था, रिग्रेट में मैं जो बिता रहा था, उस पूरे दिन को खराब होने से इसने बचा लिया। तो सिंपल सा इंसिडेंस हमें इस कविता में उन्होंने बताया। अब इसमें जो कविता के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल से, अगर आप ध्यान देंगे तो किस पक्षी का जिक्र हुआ है, किसका हुआ है, कौवे का। कौन सा पेड़ था, हेमलॉक का पेड़ था। कवि कहाँ था, कवि पेड़ के नीचे था। किस चीज ने कवि के मूड को चेंज किया, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, उससे क्या हुआ, कवि का मूड चेंज हो गया। कवि पहले कैसे मूड में था, कवि पहले उदास मूड में था। इसमें किस किस का सिंबल का प्रयोग किया गया है, क्रो, हेमलॉक और स्नो, तीन सिंबल्स यूज किए हैं जो मैंने आपको बता दिया। क्रो और हेमलॉक किसका प्रतीक है, सोरो का, दुख का प्रतीक है। डस्ट ऑफ स्नो किसका प्रतीक है, डेथ का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है। तो ये थी आपकी कविता डस्ट ऑफ स्नो। अब इसकी हम राइमिंग स्कीम के बारे में जानते हैं, राइमिंग स्कीम कैसे बनानी होगी। देखिए राइमिंग स्कीम के लिए हमें क्या करना है कि जो भी लाइन है कविता की, हर लाइन का लास्ट वर्ड लेना है। तो पहली लाइन लास्ट वर्ड क्या है, क्रो, दूसरी का मी, तीसरी का स्नो, चौथी का ट्री, फिर पांचवी लाइन में हार्ट, छठी में मूड, सातवीं में पार्ट और आठवीं में रूट। तो जो ये 8 लाइनें इस कविता की, इनके हमने क्या किया है, हर लाइन का लास्ट वर्ड हमने लिया है। ठीक है, राइम स्कीम कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहला काम जो है, जो पहला जो वर्ड लिया हमने, पहले लाइन का जो पहला जो वर्ड लिया है हमने, उसको हम नाम देंगे ए। ठीक है, पहले वर्ड का नाम दिया हमने ए। इसके बाद सेकंड में देखो मी, क्रो, मी, राइम करते हैं, नहीं करते। तो दूसरे नाम दे दिया बी। ठीक है, फिर स्नो, पीछे देखो, स्नो मी से मिलता है, नहीं। क्रो से स्नो, क्रो स्नो, क्रो स्नो, राइम कर रहा है एक दूसरे से। तो जो हमने क्रो को दिया है वही स्नो को देंगे। क्रो क्या दिया था हमने, ए, इसको भी नाम दे देंगे। ट्री, स्नो नहीं मिलता, इससे पहले देखो ट्री मी, ट्री मी, लास्ट लेवल देखते हैं, ट्री मी मिलता है ना, राइम करता है ना, ट्री मी। तो मी को क्या दिया था हमने नाम, बी, इसको क्या नाम दे देंगे, बी। अच्छा, हार्ट, हार्ट मिला के देखो पीछे, हार्ट, ट्री, स्नो, मी, क्रो, मिलता है किसी से हार्ट, नहीं आया पहले, ये भी आ चुकी है, इसका नाम देंगे सी। मूड, मूड भी ऐसा साउंड पहले कोई नहीं आया, तो क्या देंगे, डी। पार्ट, मूड नहीं, हार्ट, हार्ट पार्ट, राइम करते हैं दूसरे से, मिलते जुलते हैं, हार्ट पार्ट। तो जो हार्ट को दिया वही इसको देंगे, हार्ट का दिया हमने सी सिंबल, सी। रूड, मूड, रूड, मूड, राइम करते ना, तो जो मूड को दिया था वही मूड को देंगे, डी। तो राइम स्कीम क्या होगा इसकी, ए बी सी डी सी डी, ये इस कविता की हो गई राइम स्कीम। ठीक है, आप दो प्रश्न पूछते हैं, एक तो राइम स्कीम क्या है, दूसरा राइमिंग वर्ड क्या है। अब राइम वर्ड कौन से हो जाएंगे, क्रो, स्नो, मी,